हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूपा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी कि कोई भी उसे एक नजर देख ले तो उसकी नजर उसी पर टिक जाए। उसकी शक्ल पर एक छोटा सा निशान भी नहीं था सिवाय माथे पर एक काले लक्षण के, जिसे देखने के बाद लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। जहाँ एक तरफ उसकी सुंदरता उसकी तारीफ का कारण थी, वहीं दूसरी तरफ उसके माथे का ये काला टीका उस पर हंसने का कारण था। ऐसे ही एक दिन रूपा अपनी कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी दोस्त संजू वहाँ आकर कहती है, हाय रूपा मैडम, कैसी है तू? बड़े दिनों बाद दिखाई दी। मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। मैं तुझे ही कब से ढूंढ रही थी। तुझे पता है हमारे कॉलेज में ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है। मुझे लगता है तुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तू तो बड़ी आसानी से जीत जाएगी। तू पहले से ही इतनी सुंदर है। मेरा तो बहुत मन था भाग लेने का, लेकिन मैं तेरी तरह सुंदर नहीं हूँ ना। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोलती है। और वैसे भी सुंदरता दिल की होनी चाहिए, शक्ल का कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, मान ली तेरी बात, लेकिन अब तू मेरी बात मान ले। तेरे पास तो दोनों सुंदरता है, दिल की भी और शक्ल की भी। ओके चल, नाम लिखवा कर आते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता था तू मेरी बात नहीं टालेगी, इसलिए मैंने तेरा नाम पहले ही लिखवा दिया था। बस कल सुबह तू टाइम से कॉलेज आ जाइयो, अच्छी सी ड्रेस पहनकर। अब घर चले? रूपा इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर ब्यूटी कंपटीशन की तैयारी में लग जाती है। तभी उसकी माँ सुमन उसके कमरे में आती है और उसकी अलमारी के सारे कपड़ों को बेड पर फैला देखकर वो उससे कहती है, हे भगवान, तूने इस कमरे का क्या हाल कर रखा है? और ये अलमारी के सारे कपड़े बेड पर क्यों फैला रखे हैं तूने? माँ, कल मेरे कॉलेज में ब्यूटी कंपटीशन है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मेरी बेटी इतनी सुंदर ही है कि जो पहनेगी वो अच्छी ही लगेगी। माँ, आपकी सुंदर बेटी के माथे पर काला टीका भी है, इसीलिए अब परेशान मत करो। जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। तू भी टाइम से सो जाना, रात बहुत हो गई है। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह रूपा जल्दी से तैयार होकर ब्यूटी कंपटीशन के लिए कॉलेज पहुँचती है और अपने माथे के काले टीके को भी वो बालों से छुपा लेती है। कुछ देर बाद ब्यूटी कंपटीशन शुरू हो जाता है और जैसे ही रूपा स्टेज पर आती है, सभी लोग उसे देखकर देखते रह जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। तभी अचानक हवा की वजह से रूपा के माथे के बाल उड़ जाते हैं और उसका काला टीका वहाँ बैठे सभी लोगों को नजर आता है और सब उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। सबको अपने ऊपर ऐसे हंसता देखकर वो रोते हुए घर आते हैं और हॉल में बैठी अपनी माँ सुमन को गले लगाकर रोते हुए कहती है, माँ, ऐसे सुंदरता का क्या फायदा, जिसके होते हुए भी मैं एक मजाक बनकर रह गई हूँ। लोगों को मेरी सुंदरता तक दिखाई नहीं देती है। जब तक उनको मेरा काला टीका दिखाई देता रहेगा, उसको देखते ही लोगों को मेरी सुंदरता दिखनी बंद हो जाती है। नहीं बेटी, तू गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कभी मुझे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो मुझे इस काले टीके के साथ अपनाएगा, जिसे मेरी सुंदरता इस टीके के साथ ही नजर आएगी? रूपा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रूपा की शादी एक विनय नाम के लड़के से होती है। वो शादी करके अपने ससुराल आती है। अगले दिन सुबह मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए रूपा अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। तभी उसका पति विनय उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम, वैसे आपको इतना तैयार होने की जरूरत ही क्या है? भगवान ने तो आपको फुर्सत में बैठकर तैयार करके आराम से भेजा है। आपको मेकअप की क्या जरूरत है? अब बस भी कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतनी झूठी तारीफ मत कीजिए। झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुमने क्या देखकर मुझसे शादी करी। मैं तो तुमसे जरा भी मैच नहीं करता। कहाँ तुम इतनी सुंदर, गोरी। बस हो गया आपका तो हो जाऊं मैं तैयार। अभी माँ जी आवाज देने लगेंगी और लगता है आपने मेरी सुंदरता के साथ साथ मेरे माथे का काला टीका नहीं देखा। किसी ने कहा नहीं देखा? उसी से तो तुम और सुंदर लगती हो। और वो कोई काला टीका नहीं है, वो तो बर्थ मार्क है जो किसी को भी कहीं भी हो सकता है। अब तुम्हें माथे पर है तो इसमें काले टीके की बात कहाँ से आ गई? विनय इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर
रूपा को बहुत खुशी होती है और वो मन ही मन कहती है, शायद माँ ने सही कहा था कि दुनिया के सारे लोग एक जैसे नहीं होते और मैं इसी बात से खुश हूँ कि मेरे पति की सोच बाकी लोगों की तरह नहीं है जो मेरे बर्थ मार्क को एक काला टीका समझते हैं। रूपा अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास कामनी वहाँ आती है और अपनी बहू को देखकर कहती है, बहू तुम कितनी सुंदर लग रही हो, एकदम परी के जैसी, सच में। थैंक यू माँ जी, कोई कमी हो तो बता दीजिए। नहीं बहू, तो सच में बहुत अच्छी लग रही है। चलो चलते हैं, फंक्शन के लिए लेट हो रहा है। कामनी इतना कहकर अपनी बहू को लेकर नीचे आती है और जैसे ही वहाँ खड़े सभी लोगों की नजर रूपा पर जाती है तो सब उसे एकटक निहारते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी उन्हीं सभी मेहमानों में से उनकी एक पड़ोसन कुंती कामनी से कहती है, क्या बात है कामिनी, बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। तुम्हारी बहू का रूप तो सच में खजाना है, खजाना। माँ बाप ने बहू का नाम रूपा सही रखा है। हो सकता है कुंती बहन, बाकी आप लोगों को मेरी बहू अच्छी लगी, और क्या चाहिए मुझे। वो तो है ही कामिनी बहन, बहू अच्छी, संस्कारी, सुंदर मिल जाए तो और चाहिए ही क्या। आजकल ऐसी लड़कियाँ कहाँ मिलती है। चलिए मुंह दिखाई का फंक्शन शुरू करते हैं। कुछ समय बाद मुंह दिखाई का फंक्शन शुरू होता है और सभी मेहमान रूपा को देख देख कर उसकी खूब तारीफ करते हैं। तभी अचानक रूपा का पल्लू सर से नीचे आ जाता है और सभी लोगों को उसके माथे का काला टीका नजर आता है, जिसे देखते ही कामनी की पड़ोसन कुंती हैरान होकर कहती है, ये क्या कामिनी बहन, तेरी बहू तो अपने आप ही काला टीका लगा कर आई है ताकि उसकी सुंदरता को नजर ना लगे। बहू ये क्या है, तूने अपने माथे पर ये काला टीका क्यों लगा रखा है? लगाना ही था तो कान के पीछे लगाती ना। अब तुझे याद ही नहीं था, उसने खुद ही लगा लिया। लेकिन बहू, ये काला टीका माथे पर अच्छा नहीं लग रहा, जा जाकर इसे साफ कर ले। आंटी जी, ये काला टीका मेरे माथे पर बचपन से है। लो जी, फिर तो वो कहावत सच हो गई कि चांद में दाग है। कामिनी, तेरी बहू भले ही सुंदरता में चांद है, लेकिन देख इसका ये बर्थ मार्क तो काला टीका ही है इसका। कुंती की बात सुनकर उसके साथ वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं और सभी लोगों को अपने ऊपर हंसता देखकर रूपा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन विनय हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसका फ्रेंड संजय अपनी पत्नी रीना के साथ उसके घर आता है और रूपा सबके लिए चाय लेकर आती है। तभी रीना की नजर रूपा के माथे के काले टीके पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, विनय, आप बुरा मत मानना, वैसे आपकी बीवी सुंदर तो बहुत है, लेकिन उसके माथे का ये काला टीका उसकी सुंदरता को कम कर रहा है। अगर ये काला टीका नहीं होता तो बात कुछ और ही होती। आपने कभी इसे हटाया नहीं क्या? हाँ यार, ये बात मेरी बीवी ने बहुत सही कही। मेरी बीवी की नजर बहुत तेज है। नहीं भाई, अगर नजरें तेज होती तो वो समझ जाती कि ये कोई काला टीका नहीं है बल्कि बर्थ मार्क है, जो कि जन्म से होता है, उसे कोई हटा नहीं सकता है, जैसे इनके माथे पर है। जैसे अगर ये काला निशान इनके हाथों पर नहीं होता तो इनके हाथ और सुंदर लगते। तो आपने कभी इन्हें हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? विनय की बात सुनकर संजय और रीना का मुंह बंद हो जाता है और उन सभी की बातें पीछे खड़ी कामिनी सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद उन दोनों के साथ उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के पास जाकर उसे कहती है, बहू, मेरा बेटा सही कह रहा है। तेरी मुंह दिखाई पर सबने तेरा मजाक बनाया और मैं चुप रही, उसके लिए मुझे माफ कर दे। इस तरह से सभी लोग रूपा से अपने गलत स्वभाव के लिए माफी मांगते हैं और कामनी अपनी काली टीके वाली बहू को उसके काले टीके के साथ दिल से अपनाती है। अरुणिता सुबह नाश्ते की टेबल पर आंखें बंद किए जोर से चम्मच बजाने लगती है। तभी उसकी माँ अमिता खाना लेकर वहाँ आती है और उसके सर पर एक लगाते हुए कहती है, क्या नौटंकी लगा रखी है? इतनी जोर से मेज को पीटे जा रही है। वो भी तो बैठा है ना शांति से। वही तो, मेरे कानों में भी दर्द कर दिया इसने। देखा, आप आ गई ना खाना लेकर। चलो, आवाज करने का कोई फायदा तो हुआ। देखो तो जरा क्या बनाया है। गोभी के पराठे हैं। और क्या तेरे लिए नाश्ते में 56 भोग परोसूं?
अरे मतलब कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाई क्या? ऐसे सूखे से पराठे कैसे खा लूं? ओ अकल की अंधी, सूखे कहाँ है, गोभी भरी तो है उसमें। और सब्जी अभी गैस पर चढ़ी है, इसलिए वो पड़ी टेबल पर अचार की डिब्बी। उसमें से अचार निकाल और अचार से पराठे खा ले। क्या माँ, थोड़ा जल्दी उठा करो ना। बताओ, अब नाश्ते में अचार पराठे खाने पड़ेंगे मुझे। शुक्र कर वो भी नसीब हो रहा है, वरना मैं ना उठूं तो तू तो भूखी ही मर जाए। खुद खाना बनाने का तो कभी कष्ट ना करने की कसम खा रखी है तूने। कसम का तो पता नहीं, आप मुझे अभी नाश्ता दे दो। आओ अचार, आज सब्जी नहीं होने की वजह से मजबूरी में तुम्हें ही खाना पड़ेगा। इतना कहकर वो अचार के साथ पराठे खाने लगती है। शाम को कॉलेज से आते हुए अरुणिता अपनी फ्रेंड मंजू के साथ छोले भटूरे खाने के लिए एक छोले भटूरे के ठेले पर जाती है। तभी उसकी फ्रेंड मंजू बोलती है, बोल, एक प्लेट लगवाऊं कि दो? एक ही लगवा ले बहन, सब यहीं पर खा लूंगी तो घर पर क्या खाऊंगी? फिर माँ मीठे के तौर पर थोड़ा ही सही, लेकिन भर भर के ताने खिलाएंगी। ठीक है भैया, एक प्लेट लगा दो। जिसके बाद दुकानदार एक प्लेट छोले भटूरे उन्हें देता है और दोनों खाने लगती हैं। खाते खाते अरुणिता दुकानदार से बोलती है, अरे भैया, आपने अचार तो डाला नहीं प्लेट में, खाली छोले भटूरे ही पकड़ा दिए। अचार भी दो ना, और हाँ, गाजर वाला देना। अरे आधी प्लेट तो बिना अचार के ही खा ली, अब ये भी खा ले। क्या अचार मांग रही है? अच्छा जी, पैसे भी हम पूरे दे और फिर अचार भी छोड़े। भैया देख क्या रहे हो, अचार दो ना। उसके कहने पर दुकानदार उनकी प्लेट में अचार रख देता है और अरुणिता मजे से अचार के साथ चटकारे लेते हुए छोले भटूरे खाने लगती है। उस दिन के बाद से अरुणिता अचार की चटोरी हो जाती है, जिसके बाद से वो खाने के साथ अचार जरूर खाया करती। एक दिन रात के खाने के समय टेबल पर अचार की शीशी ना देखकर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ अचार कहाँ है? सुबह तक तो यही था। अचार कहाँ नहीं गया, अचार खत्म हो गया है। खत्म हो गया? ऐसे कैसे खत्म हो गया? अरे बिना अचार खाए मैं खाना कैसे खाऊंगी माँ? जब अचार को सब्जी समझकर खाएगी तो खत्म ही होगा ना। और सब्जी दाल पड़ी है तो अचार की क्या जरूरत है? नखरे मत कर और चुपचाप खा ले। माँ ऐसे कैसे? सब्जी दाल ना हो तो चलेगा, लेकिन अचार के बिना खाना मेरी हलक से नीचे उतर जाए, ये कभी नहीं होगा। मैं चली दुकान अचार लाने। अरे अरे, कहाँ चली रात को? कल ले आइयो अरुणिता। वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती और रात को ही अचार खरीदने निकल जाती है। इस तरह वो बिना अचार के खाना नहीं खाती थी। एक दिन वो शाम को मैगी बनाकर अचार लेने के लिए डब्बा खोलती है तो देखती है कि उसमें एक भी अचार नहीं है। बस होता है तो बचा कुचा अचार का मसाला, जिसे वो चम्मच से निकालकर अपनी मैगी में मिला लेती है। तभी उसका भाई आकाश वहाँ आकर बोलता है, ओ पागल, क्यों मैगी का नाश मारने में लगी है? नाश नहीं कर रही, बल्कि मैं अचारी मैगी बना रही हूँ। खाएगा तू? ओ दिमाग से पैदल इंसान, मैगी के साथ अचार कौन खाता है? और तू तो अचार भी नहीं, उसका मसाला मिला रही है मैगी में। क्या हो गया? क्यों चिल्लम चिल्ली मचा रही है रसोई में? हे भगवान, ये लड़की फिर अचार का डब्बा लेकर बैठ गई। अरे बस कर चटोरी, अब क्या खाली डिब्बा भी चाटेगी? मिक्स वाला ना, इस बार बड़ा डब्बा लेके आऊंगी अचार का, फिर वो खत्म ही नहीं होगा। वैसे माँ एक बात कहूँ, उस दिन मजबूरी में खाया अचार ना, सच में उसने तो मेरी जिंदगी के स्वाद ही बदल दिए। मजा ही आ रहा है अब तो अचार खा के। मान जा अरुणिता, इतना खट्टा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और मजा कब सजा बन जाए ये पता भी नहीं चलता। इसलिए अचार खाने पर कंट्रोल कर। ठीक है माँ, समझ गई। मैं कम खाऊंगी, लेकिन खाऊंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, अभी मैं अपनी अचारी मैगी खा लेती हूँ। इतना कहकर वो मैगी खाने लगती है। समय बीतता है और जैसा कि अरुणिता ने कहा था कि वो अचार खाना बंद नहीं करती, लेकिन कम जरूर कर देती है। एक दिन अमिता की पड़ोसन गुंजन कटोरी लिए उनके घर आती है और उसे देखकर अरुणिता बोलती है, अरे गुंजन आंटी, आप फिर से कटोरी लेकर चली आई। कहिए क्या घट गया, चीनी या चाय पत्ती? अरे मोहे कुछ ना चाहिए, मैं तो ये अचार देने आई थी। वो टुन्नू के पापा गांव गए रहे तो वहीं से लाए थे। अपनी अम्मा को चखा दियो, एक नंबर अचार बनतो है गांव में। क्या बात है, हमेशा कुछ लेकर जाने वाली आज देकर जा रही है, वो भी अचार। चलो सही है। हाँ हाँ आंटी, बिल्कुल। और कुछ?
ना ना, बस इसी वास्ते आई थी। कटोरी कल लेने आ जाऊंगी, चलती हूँ। गुंजन के जाते ही अरुणिता कटोरी में रखे अचार को लालच भरी नजरों से देखने लगती है और उसमें से एक अचार निकाल के खा लेती है। तभी उसकी माँ मार्केट से लौट आती है और उसे अचार खाते देखकर हाथों में पकड़ा थैला जमीन पर पटक कर वो झाड़ू उठाती है और अरुणिता को कूटना चालू कर देती है और उसे मारते हुए बोलती है, मेरी बातें तो कान में जाती ही नहीं है ना तेरे। फिर अचार खाने बैठ गई, वो भी कटोरी भर के। आज से रही अचार खाने का भूत उतार कर रहूंगी मैं। आई मम्मी, अचार तो पड़ोस वाली गुंजन आंटी दे के गई थी, मैं तो बस चक्के देख रही थी। आए आपने बेफालतू में सूद दिया मुझे। गुंजन, अच्छा उसके गांव से आया होगा। हाँ माँ, बड़ा चटपटा है, खट्टा है। आप भी ऐसा अचार बनाया करो ना। हाँ हाँ, ताकि तो पूरा दिन अचार खाती डोले घर में। अरे नहीं माँ, मेरा मतलब है कि आप बनाओगी तो इसी बहाने फिर मैं भी अचार बनाना सीख लूंगी ना। प्लीज माँ बना दो ना, मैं वादा करती हूँ खाने से ज्यादा बनाने में ध्यान दूंगी। ठीक है, लेकिन अच्छा और स्वादिष्ट अचार बनाने में समय लगता है, इसलिए बेसब्र होकर बनने से पहले ही चट मत कर लियो। जिसके बाद दोनों माँ बेटी अचार बनाने के लिए आम, गाजर, मूली और आंवला लेकर आते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। एक हफ्ते धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद वो अचार का मसाला बनाकर उन सबको उसमें मिला देते हैं और सरसों का तेल डालकर अचार के डब्बे को रख देते हैं। 5-6 हफ्ते अच्छे से उसे धूप लगाते हैं। 2 महीने की मेहनत के बाद उनका बनाया मिक्स अचार तैयार हो जाता है। ऐसे ही अरुणिता फिर खुद से अलग अलग अचार बनाना सीखती है, जैसे कभी गोभी तो कभी नींबू और तो कभी अदरक का अचार। एक दिन उसकी पड़ोसन गुंजन भी अरुणिता का बनाया अचार चख के बोलती है, वाह वाह, क्या खटूस अचार बनो है, खाकर बड़ो अच्छो लग रहो है। ऐसो अचार तो दुकान में भी ना मिलता है। मैं तो कहती हूँ अरुणिता बिटिया, तू अचार बनाकर बेचना शुरू कर दे, बड़ी बिक्री होगी। क्या बात है गुंजन आंटी, आप तो बड़ा अच्छा आइडिया दे रही हैं। माँ क्या कहती हो, अचार का व्यापार शुरू करें? कर ले, जिंदगी में तूने यही तो एक चीज ढंग से बनानी सीखी है। सही है, तेरी अम्मा ने भी हाँ कर दियो। मेरी पहचान में एक आदमी है जो तेरे बनाए अचार को थोक में खरीद सके है। कल मैं उसको लेकर आती हूँ। अगले दिन गुंजन अपने साथ धनी राम नाम के आदमी को लेकर आती है, जो अरुणिता का बनाया अचार चखता है और तारीफ करते हुए बोलता है, वाह वाह, ढेरों अचार खाए हैं मैंने, पर इसका स्वाद तो निराला ही है। बहन जी, आप तो बस अचार बनाइए, बेचने की जिम्मेदारी हमारी। वैसे अचार को क्या नाम देना है? नाम? हाँ हाँ, अचार की शीशी पर कोई नाम तो छापना ही पड़ेगा ना। अब गुमनाम अचार तो बेचूंगा नहीं मैं। आरू, आरू अचार, ये नाम रखना सही होगा। चलिए बढ़िया है, ये लीजिए आपका एडवांस चेक और डब्बे मैं अपने आदमी के हाथ भिजवा दूंगा। आप फिलहाल 100 डब्बे अचार पैक करके रखिएगा। जिसे देखकर अरुणिता बहुत खुश होती है और अगले दिन 100 अचार के डब्बे भिजवा देती है। समय बीतता है, धीरे धीरे बाजार में आरू अचार की बढ़िया बिक्री होने लगती है। उनका बनाया अचार इतना फेमस हो जाता है कि अरुणिता के पास बहुत से ऑर्डर भी आने लगते हैं और इस तरह अरुणिता अपने स्वादिष्ट अचार बनाने के हुनर से अपनी जिंदगी को नई आशाओं की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।